5 मई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1789, हाँ। हेनरी 14 और उनकी वाइफ और महल में उस समय विद्वान जितने भी उनके परिवार के लोग थे सबको जिंदा जला दिया गया था। खत्म, पूरा महल फूक दिया, फिर जेलें खोल दी। जिसका ताल्लुक राज परिवार से था सबको एक ही दिन में मार दिया गया था। तो पूरे राजशाही थी पूरे यूरोप में क्या पूरी दुनिया में थी। यूरोप के जहाँ जहाँ तक न्यूज गई, पूरा यूरोप के राज परिवार, बेल्जियम, इंग्लैंड, पुर्तगाल कांपने लगे थे एक दिन में कि नेक्स्ट तुम्हारा नंबर है। तब आई थी डेमोक्रेसी। फ्रांस कई साल तक, 4-5 साल तक टर्बुलेंस में रहा, कोई गवर्नेंस नहीं, कोई सिस्टम नहीं संभालने वाला। जनता ने सब कुछ उखाड़ दिया। ये उसके जैसा है। देखिए, हुआ श्रीलंका में भी था, हुआ बांग्लादेश में भी था। इतना ब्रूटल तरीके से नहीं हुआ था कि आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को इस तरह, आपने सब कुछ जला दिया। ये जो जेन जी है, ये दिखने में और हरकतों में भले ही छपरी लगते हो लेकिन है नहीं। ये बहुत स्मार्ट लोग हैं। इवोल्यूशन की थ्योरी ये कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन पहली जनरेशन से बेटर होती है। आज तक अगर ऐसा नहीं होता तो ह्यूमन सोसाइटी यहाँ तक नहीं आती। बिल्कुल। जिस जनरेशन ने कंप्यूटर नहीं बनाए थे, नेक्स्ट ने बनाए ना, तो नेक्स्ट बेटर हुई। हम हंटिंग गैदरिंग से यहाँ तक आ गए। एवरी नेक्स्ट इज बेटर। एवरी नेक्स्ट इज बेटर। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ समाजों ने बहकाए जल्दी जा सकते हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया के जरिए। देखिए, आदमी इमोशनल बीइंग है, बहकाया किसी को भी जा सकता है। 60-65 साल के बूढ़े को 500 रुपये पेंशन देकर नहीं बहका सकते आप। लगभग सभी डेमोक्रेसीज ने, सोसाइटीज ने इस जनरेशन को इनकेपेबल मान के वोटिंग राइट से भी बाहर कर रखा है। 18 से नीचे नहीं देना, क्यों? सिटीजन नहीं है वो, क्योंकि नहीं समझ रही है। बहुत लोग हैं जिनकी समझ है ही नहीं, जिनको पता ही नहीं इलेक्शन में खड़ा कौन है, होना क्या है, का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता होता। इनको बाहर कर रखा हमने। बहुत स्मार्ट हैं ये, हमारे से ज़्यादा सोचते हैं, क्विकली सोचते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ, धीरे धीरे बाइक चलाऊँगा, साइकिल चलाऊँगा, स्टंट मारते हुए चलेंगे। इनको अपनी भुजाओं पे भरोसा है, इनको बाइक के ब्रेक पे भी भरोसा है, अपने पैरों पे भी भरोसा है। मैनेजर जी, मैं आपको करप्शन के, कहते हैं करप्शन है दुनिया में, 2 बेसिक कारण बताता हूँ। दो ही हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। तीसरा छोटा सा हल्का सा ढाई कह सकते हो आप। पहला कारण है कि हर एक जनरेशन अपने से नेक्स्ट जनरेशन को नाकाबिल मानती है, इनकेपेबल मानती है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ही सब कुछ हम इनके लिए इतना स्टोर करके चले जाएं। हर जनरेशन का ये रहता है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बेहद ही खास पॉडकास्ट में। लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है कि नेपाल में जो कुछ हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे वजह क्या है और इसका भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विजेंद्र सिंह बजाड़ हैं, समाजशास्त्री हैं और विदेशी मामलों के अच्छे खासे जानकार हैं, तमाम मामलों पर नजर रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सवाल हैं, और भारत में जो सबसे बड़ा सवाल है जिसके ऊपर तमाम तरह की डिबेट छिड़ी हुई है, एक तबका कह रहा है कि ऐसा भारत में भी हो सकता है, नेपाल से सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन एक तबका ये भी कह रहा है कि नेपाल में जो हुआ सो हुआ, ये भारत में संभव नहीं है, भारत में ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी इसी पक्ष का हूँ। भारत में संभव नहीं, भारत में संभव नहीं जी। इसके 2 कारण मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम जो सोशल सिस्टम है हमारा, और उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। हम सिस्टम डेवलप करने में एक्सपर्ट हैं। दूसरा, अगर हम
इंडिया में मूवमेंट्स की हिस्ट्री देखते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस मेनली, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा नहीं हुआ जिससे बड़े लेवल पे चेंज आ पाए। हुए छोटे जेपी मूवमेंट हुआ, अन्ना हजारे मूवमेंट हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन हुआ, लेकिन हल्के मूवमेंट थे, लार्ज स्केल पे नहीं थे। सत्ता बदलने पर शांत हो जाते हैं। तीसरा कारण, हम बहुत, हमारे यहाँ मूवमेंट जब भी चलते हैं नॉर्मली नॉन वायलेंट रहते हैं। वायलेंस की नौबत अभी तक बड़े लेवल पे यहाँ नहीं आई है। इवन ब्रिटिशर्स का भी गांधी जी के एंट्री के बाद बहुत बड़े वायलेंट मूवमेंट नहीं हुए, ना गवर्नमेंट की तरफ से ही ना यहाँ से। उनसे पहले काफ़ी कुछ, एक जलियांवाला अपवाद है, वहाँ वायलेंस हुई थी, बहुत ब्रूटल वायलेंस हुई थी। अदरवाइज हमारे यहाँ इस तरह के आंदोलनों का इतिहास है, क्रांतियों का इतिहास नहीं है। एक जो ये लेफ्ट ने शुरुआत में कोशिश की थी, जब देश आज़ाद हुआ था, जब ये एक धड़ा लेफ्ट का ये कह के अलग हो गया था कि भी हम इसे असली आज़ादी मानते नहीं, हम तो हथियारों के दम पे आज़ादी लेंगे, माओ के सिद्धांत को मानते थे, लेनिन के क्रांति को मानते थे, तो उन्होंने हथियार बंद काफ़ी हद तक उन्होंने किया, रिवोल्ट किया उन्होंने, और एक बड़े एरिया को उन्होंने कैप्चर भी कर लिया था। लेकिन फिर हमारी सरकारों ने उसको धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया, और अब जो नक्सलवाद है वो उसी का जो एक बाद में रूप बना, अब वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो ये वहाँ से भी एक एग्जाम्पल है कि अगर भारत में इस तरह से कोई कोशिश करे या सोचे तो फिर अंजाम वही होगा। देखिए, सशस्त्र क्रांति जब भी होती है उसके पीछे विदेशी ताकत चाहिए। आपको, जैसे उस आंदोलन के पीछे चीन था। यस, आर्म्स, अम्यूनिशन, सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक बार पुरुलिया में बंगाल के ऊपर से हथियार डाले गए थे हेलीकॉप्टर से। हाँ, बड़ा कांड हुआ था। हाँ। तो सपोर्ट थी कहीं से, बाहर से जब सपोर्ट थी तब आप आर्म रेवोल्यूशन कर सकते हैं। माओवाद लगभग ये 2008-9 तक, ये जो मारुति और हीरो होंडा कांड हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। आइडियोलॉजिकली तब तक चलता रहा, क्योंकि लेफ्ट जो है यूथ को अट्रैक्ट तो करता है। जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, पर्टिकुलर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, यूथ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर एज आने के बाद समझ आनी शुरू हो जाती है कि लेफ्ट ओरिएंटेशन लुक्रेटिव है, लेकिन सिस्टम को चलाने में सक्षम नहीं है। और जहाँ जहाँ इस तरह की लेफ्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट आई हैं, या मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट, जिस नाम बदलते रहिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वहाँ तानाशाह निकले हैं। चाइना, डेमोक्रेसी वहाँ है ही नहीं। चाइना, रशिया, क्यूबा, कोरिया, जहाँ भी, नॉर्थ कोरिया, तानाशाही आई है। तो तानाशाही से डेमोक्रेसी हमेशा बेटर वे है गवर्नेंस का, भले ही कुछ कमियां हों। कमियां होती हैं, तो कमियां वहाँ भी हैं, उसमें भी तो कमियां कैपिटलिज्म में भी हैं, सोशलिज्म में भी कमियां रहती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बेटर वे है। बेटर वे ये तो उस वजह से हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं। हम चाहते हैं कि चीज़ें सुलझ जाएं, आज नहीं कल सुलझ जाएं। तो इंडियन जो सोसाइटी है, एक तो उसकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। हाँ, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, उसके अलावा हमारे इंटरेस्ट भी अलग अलग हैं। कोई ऐसा सिंगल एजेंडा नहीं मिलता जो पूरे इंडिया को एक साथ, थोड़ा सा मिला था करप्शन का, ठीक है, और उस टाइम मूवमेंट काफ़ी अच्छा स्पॉन्टेनियसली खड़ा हुआ था अपने आप, तो अन्ना हजारे के टाइम पे, लेकिन वो एक यहाँ तक, इस उद्देश्य तक आके रुक गया कि ठीक है गवर्नमेंट बदली। हाँ, गवर्नमेंट बदल दो। हाँ, मतलब वो हालांकि जो सिस्टम में रह के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई तक ठीक है, या जो मुख्य मुद्दा था लोकपाल का, नहीं हुआ, लेकिन मूवमेंट बैठ गया। ऐसे जेपी आंदोलन से हमें सबक क्या मिला? उससे जो लीडर निकले सोशलिज्म के नाम पे, समाजवाद के नाम पे, उन्होंने कैसी लीडरशिप दी। तो हमारे अनुभव बहुत अच्छे नहीं है मूवमेंट्स को लेके। रिवोल्यूशन हम करते नहीं हैं क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है। अभी नेपाल में जो हुआ है, उनके पास भी अल्टरनेटिव मॉडल नहीं है कि अब आगे क्या करना है। आगे क्या वो तो इतना अग्रेशन था
और खाली अग्रेशन नहीं था, चीज़ें आई हैं कई जगह से, बाहर से विस्फोट थी। कहाँ से? देखिए, इसकी क्रोनोलॉजी देखिए, ये अकेला इवेंट नहीं है। पहले मालदीव में हुआ जी, श्रीलंका में हुआ, फिर म्यांमार में हुआ, अभी उसके बाद बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश के बाद ये अभी पहले पाकिस्तान में भी हुआ एक, थाईलैंड में हुआ, नहीं पाकिस्तान वो जो स्टेट होता रहता है, वहाँ स्टेट नहीं है वो। मैं पहले भी आपको एक पॉडकास्ट में बताया था, आर्मी ऑक्युपाइड एरिया है, वे इलेक्शन करवाते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं जस्ट टू गेट फंड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक एंड अदर कंट्रीज। उनको दिखाया जाता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। इसके अलावा वो स्टेट नहीं है, ना डेमोक्रेसी ना स्टेट है। तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी ऑफ द एरिया तो वैसे ही आर्मी कैंट में कन्वर्टेड है। बिल्कुल, थोड़ी सी एरिया है जिसमें लोग रहते हैं, उनकी वो रिस्ट्रिक्शंस है। आर्मी के पास अथाह पावर है, अथाह पैसा है, सारा बिजनेस आर्मी करती है, सब कुछ उनके पास है। तो जब प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका के डील करनी होती है तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं करता, जनरल से करता है। जनरल से करता है, तो वो अलग, उनको पता है, उनका अलग मामला है। हाँ, म्यांमार फिर वहीं चला गया, सू की प्राइम मिनिस्टर रही, कोशिश की उसने, फिर वापस आर्मी आ गई। थाईलैंड में अभी हुआ था लेटेस्ट, प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। तो अब बांग्लादेश के बाद नेपाल, नेपाल और श्रीलंका और बांग्लादेश, इन तीनों में कुछ सिमिलरिटीज हैं अगर इनके पैटर्न को हम देखते हैं। मालदीव प्रो इंडिया होता था, बिल्कुल प्रो इंडिया, क्या मालदीव को बचाए के ही इंडिया ने रखा, तो लगभग आर्मी बेस भी था हमारा। बिल्कुल, हाँ, प्रो चाइना हो गया। श्रीलंका प्रो इंडिया था, प्रो चाइना लंबे समय तक सिविल वार में रहा लिट्टे के साथ, प्रो चाइना हुआ, फिर ये कांड हुआ। बांग्लादेश में भी सेम वही पैटर्न है, बिल्कुल। अब नेपाल में भी लगभग सेम पैटर्न है। नेपाल शुरू से हमारा था, मतलब इसमें तो प्रो चाइना हुए, लगता ही नहीं कि वो अलग देश है। यस, प्रो चाइना हुए और फिर ये हुआ। तो इसमें एक जो बड़े लेवल पे जो चल रहा है, पहले कोल्ड वार थी, सीधी पहले वार थी, फिर कोल्ड वार थी। कोल्ड वार में क्लियर था कि दो राष्ट्र हैं, रशिया यूएसए, दोनों में कोल्ड वार है। अब नए तरह की वार है और नई ध्रुवीकरण हो रहे हैं। तो इन सब इवेंट में खाली चाइना नहीं है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो ये अभी एक और चिंता का विषय इंडिया के लिए ये है कि जो भी अस्थिरता आ रही है हमारे आसपास के तमाम देशों में, वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटीमेंट ट्रिगर किए जा रहे हैं या ट्रिगर हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि भारत की इन तमाम देशों में जो भी हो रहा है, वहाँ पर क्या भूमिका आपको नजर आती है और क्या होनी चाहिए? हमारे एंटी जाने का वो जो, इसमें कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर रहे हैं, स्टेट के लेवल पे भी, नॉर्मल जनरल डिस्कशन में भी। ये जो सोशल मीडिया आया है, इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? अमेरिका या चाइना? हाँ, कुछ चाइना का हिस्सा है। उनकी अलगो होती है, बिल्कुल। वो किसी भी कंट्री में, नेशन में, किसी भी गवर्नमेंट के प्रो और अगेंस्ट माहौल बनाने में सक्षम है। एक क्लिक में कर सकता है। यस। तो अगर अगेंस्ट इंडिया या प्रो इंडिया माहौल बनाना है, जो कि रील का सीन है, ऐसी ही रील आती रहेंगी। इलेक्शंस टाइम में होता है, इस तरह हमारे यहाँ किया जाता है, वैसी ही आती रहेंगी। माइंडसेट चेंज होगा। तो फेसबुक पे तो बाकायदा केस चला, माफ़ी मांगनी पड़ी, बाकायदा ये हुआ कि भी उसने इलेक्शन को मैनिपुलेट किया था, प्रभावित किया उसने इलेक्शन को। पहले कंपनियां थी, एक कंपनी ने हम कब्जा लिए थे, अब कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेशंस, 30-30 लाख करोड़ की एक कंपनी, 10-10, 15-15 देशों के बराबर टोटल असेट उसके पास है, और उनके
क्लैश होते हैं। कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं जाती, होती हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ। हाँ। उससे पहले, टिकटॉक बैन से पहले किसी भी कंपनी के पास उस तरह की शॉर्ट रील बनाने की हाँ, टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये फॉर्मेट ही नहीं था, ये टिकटॉक लेके आया था। यस, इंडिया में बहुत सारे जो आज इन्फ्लुएंसर जिनको हम कहते हैं, वे टिकटॉक स्टार कहलाते थे। वो 30-30 सेकंड की रील बनाते थे, उससे पॉपुलर हुए। उसके बैन करते ही इंस्टाग्राम आया और यूट्यूब के शॉर्ट्स आ गए, फेसबुक की रील्स आ गई। हाँ। कहीं ना कहीं उसमें गूगल, फेसबुक, बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व थी। तो हमें जो दिखाया जाता है, रियल में ऐसा होता नहीं है। होता कॉज कुछ और होता है और हमें दिखाया कुछ और जाता है। और ये कॉरपोरेट जो है अब इस पोजीशन में आ गए हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी किसी भी तरह के माइंडसेट तैयार करें, मूवमेंट के लिए बेस बनाएं। पहले अलग तरीके से ब्लैक मनी और उसमें फंडिंग होती थी, या एनजीओ के नाम पे फंडिंग होती थी और इस तरह के मूवमेंट्स खड़े किए जाते थे। अब सीधा सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, वहीं से आ रहा है। नई अब चीज़ें देखी जा इसमें सकती जो नेपाल का पूरा इशू हुआ है, इसमें एक नई टर्म निकल के सामने आई है, क्रांतिकारी टर्म, जेन जी। ये है, ये क्रांति कर सकती है और इनकी क्रांति किसी देश को सही दिशा दे सकती है, लग रहा है। देखिए, हाँ, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट। हमने जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जेड, अब अल्फा चल रहे हैं, मिलेनियम आए थे बीच में, इनमें डिवाइड किया है। ये जो जेन जी है, ये दिखने में और हरकतों में भले ही छपरी लगते हो, लेकिन है नहीं। ये बहुत स्मार्ट लोग हैं। महेंद्र जी, मैं आपको करप्शन के, कहते हैं करप्शन है दुनिया में, दो बेसिक कारण बताता हूँ। दो ही हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। तीसरा छोटा सा हल्का सा ढाई कह सकते हो आप। पहला कारण है कि हर एक जनरेशन अपने से नेक्स्ट जनरेशन को नाकाबिल मानती है, इनकेपेबल मानती है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें ही सब कुछ हम इनके लिए इतना स्टोर करके चले जाएं। हर जनरेशन का ये रहता है। एक बेसिक कारण, पहला कारण ये है करप्शन का। दूसरा, अब इसमें कुछ लोग छूट गए जो अनमैरिड हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं, वो भी कर देते हैं कई बार करप्शन, वो छूट जाते हैं। उनको अच्छा वो नहीं करते, वो भी करते हैं। उनको ऑब्सेशन है, उन भोग विलास का ऑब्सेशन है, या इकट्ठा संग्रह करने का ऑब्सेशन होता है, पावर का ऑब्सेशन होता है। वे लोग इसलिए कर देते हैं। थोड़ा छोटा सा कारण है कि जो क्लास है, एक ऐसी क्लास है जिसके भोग विलास के खर्चे ही बहुत हैं, उनके रोज के लाखों करोड़ों में खर्चा आता है, वो भी करप्शन करते हैं। वो छोटा कारण है, बहुत थोड़े लोग हैं। तो बेसिक कारण ये है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को इनकेपेबल मानते हैं। लेकिन इवोल्यूशन की थ्योरी ये कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन पहली जनरेशन से बेटर होती है। आज तक अगर ऐसा नहीं होता तो ह्यूमन सोसाइटी यहाँ तक नहीं आती। बिल्कुल। जिस जनरेशन ने कंप्यूटर नहीं बनाए थे, नेक्स्ट ने बनाए ना, तो नेक्स्ट बेटर हुई। हम हंटिंग गैदरिंग से यहाँ तक आ गए, इसका एवरी नेक्स्ट इज बेटर। तो ये कहना कि नहीं ये नए लोग ना, ये बहुत स्मार्ट हैं, उनके नारे देखो, स्लोगन देखो, हम अपना नया नेपाल बनाएंगे, उन्होंने ऐसा नारा दिया है। तो तरस हो गए, परेशान हो गए। हालांकि सिर्फ अकेला कारण नहीं है ये, उनको ये सारा मूवमेंट खड़ा करने में फेजेज होते हैं और कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं, कौन कौन आता है, कैसे आता है, वो सारा एक तरह का एक बिल्कुल सिस्टमेटिक, जिसको टूल किट कहते हैं ना, हाँ। वैसा होता है। लगता है, लेकिन जेन जी संभाल सकती है चीज़ें, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ समाजों ने एक बहकाए जल्दी जा सकते हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया के जरिए। देखिए,
आदमी इमोशनल बिंग है, हाँ। बकाया किसी को भी जा सकता है। 60-65 साल के बूढ़े को 500 रुपये पेंशन दे के नहीं बका सकते आप। बुजुर्ग को भी बकाया जा सकता है। अडल्ट को 30-40-50 की एज के अडल्ट क्या वोट शराब के लिए वोट नहीं डालते, बकाया उनको भी जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों से बकाया किसी को भी जा सकता है, ये नहीं कि इन्हीं को बकाया जा सकता है। हाँ, लगभग सभी डेमोक्रेसीज ने, सोसाइटीज ने इस जनरेशन को इनकेपेबल मान के वोटिंग राइट से ही बाहर कर रखा है। 18 से नीचे नहीं देना, क्यों? सिटीजन नहीं है वो, लोगों नहीं समझ नहीं है। बहुत लोग हैं जिनकी समझ है ही नहीं, जिनको पता ही नहीं इलेक्शन में खड़ा कौन और होना क्या है, कैंडिडेट का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पार्टी पता का होता। इनको बाहर कर रखा हमने, जिनको हम अपने राष्ट्र गौरव का इतिहास पढ़ाते हैं, जिनको अपनी सिविलाइजेशन, अपनी संस्कृति के बारे में सिखाते हैं, जिनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको हमने बाहर कर रखा है। सिर्फ ये कह के नहीं, 18 क्यों, अब 17 साल 9 महीने का, एक 17 साल 11 महीने का है, लेकिन 18 हमने फिक्स कर दिया। वो ये जैन जी जिसने मूवमेंट, जिसके नाम पे मूवमेंट उठा है, वो तो सिस्टम से बाहर है, पॉलिटिकल सिस्टम से, उन्हीं ने उठा दिया। तो यूं मान के चलते हैं ना भी ये लोग तो सोचते ही नहीं होंगे देश के बारे में, करप्शन के बारे में, क्या इश्यूज हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, एक स्टेज होती है, और उसमें देश और बड़े मुद्दों के बारे में सोचने का हम एज्यूम करते हैं कैसा है। लेकिन ये लोग बहुत स्मार्ट हैं, ये हमारे से ज़्यादा सोचते हैं, क्विकली सोचते हैं, क्विक डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं। मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूँ, धीरे धीरे बाइक चलाऊँगा, साइकिल चलाऊँगा, स्टंट मारते हुए चलेंगे। इनको अपनी भुजाओं पे भरोसा है, इनको बाइक के ब्रेक पे भी भरोसा है, अपने पैरों पे भी भरोसा है, उनमें दम है, अभी करंट है। मुझे पता है कि मैं ब्रेक लगाने जाऊंगा तो जाते से जाऊंगा, और जितना भरोसा अपनी टांग पे उतना ही ब्रेक पे है, इनको भरोसा है। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये बहुत ही अलग अब तरह ये के सब देखने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज का नजरिया इस जेन जी के बारे में बदलेगा, कोई नई रणनीति बनानी पड़ेगी कि भी इनको साथ में रखो, या सोशल मीडिया को लेके बहुत सारे देशों में, हमारे देश में भी इस तरीके की मांगे उठती रहती, आवाज़ें उठती रहती कि बैन करो, नाश कर दिया, तबाह कर दी पूरी की पूरी। ये अब मैं अलग से लूँगा। पहले मैं आपका पहले सवाल का जवाब दे दूँ। 5 मई 5 में 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। 1789, हाँ। हेनरी 14 और उनकी वाइफ और महल में उस समय विद्वान जितने भी उनके परिवार के लोग थे, सबको जिंदा जला दिया गया था। खत्म, पूरा महल फूंक दिया, फिर जेलें खोल दी। जिसका ताल्लुक राज परिवार से था, सबको एक ही दिन में मार दिया गया था। तो पूरे राजशाही थी पूरे यूरोप में क्या पूरी दुनिया में थी। यूरोप के जहाँ जहाँ तक न्यूज गई, पूरा यूरोप के राज परिवार, बेल्जियम, इंग्लैंड, पुर्तगाल कांपने लगे थे एक दिन में कि नेक्स्ट तुम्हारा नंबर है। तब आई थी डेमोक्रेसी। पावर कौन छोड़ना चाहता है? फ्रांस कई साल तक, 4-5 साल तक टर्बुलेंस में रहा, कोई गवर्नेंस नहीं, कोई सिस्टम नहीं संभालने वाला, जनता ने सब कुछ उखाड़ दिया। ये उसके जैसा है। देखिए, हुआ श्रीलंका में भी था, हुआ बांग्लादेश में भी था। इतना ब्रूटल तरीके से नहीं हुआ था कि आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को इस तरह, आपने सब कुछ जला दिया। स्विमिंग पूल में श्रीलंका में नहाए थे लोग, महल में जाके महल से सामान उठा ले गए थे। किसी पॉलिटिशियन को जिंदा तो नहीं जलाया, आग तो नहीं लगाई। बांग्लादेश में भी ऐसा नहीं हुआ, यहाँ हुआ है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की याद दिलाता है। और जब भी ऐसा होता है कहीं भी, चाहे छोटी जगह हो, सत्ताएं कांपती हैं। सत्ताधारी दो ही चीज़ों से तो डरते हैं, कुर्सी जाने से, मरने से, और क्या डर है इनको। तो
मरने से, मैंने उस दिन पॉडकास्ट में कहा था कि ये लोग मरना नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते इस प्लेनेट को छोड़ के। उसका परिणाम वो जिनपिंग और चेयरमैन और पुतिन और किम जोंग उन की आपस में वो लीक हुई बात है। हाँ। आ गई बात, मैं भी कई बार से आपस में क्या बात करते होंगे। हालांकि मैंने उस दिन बताया कि मरना नहीं चाहते, दो ही चीज़ों से डरते हैं, मरने से, कुर्सी जाने से। तो वही बात कर रहे थे कि लंबा कैसे जिए और कैसे 120, 25, 30 साल तक कैसे चलेंगे। तो ये पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिशियंस को, जहाँ एक जगह इस तरह की घटना सिंपली तख्ता पलट होते रहे हैं, बांग्लादेश में हुआ, उससे इतना भय नहीं लगता। जो जनता का जो आक्रोश दिखा है उससे भय लगता है। ये जेन जी का मूवमेंट, क्या ये लोग सब कुछ संभाल पाएंगे? एक्चुअल में ये चेहरे हैं, नाम जेन जी है, इसके पीछे जो फोर्स काम कर रही है और जो वो तरीका है मूवमेंट खड़ा होने का, एनजीओज़ के थ्रू पहले से ऑर्गेनाइज्ड वर्कर होते हैं, एक्टिविस्ट जिनका नाम लेते हैं। उनमें किसी का नाम एनवायरमेंटलिस्ट होता है, किसी का नाम ये एनिमल्स लवर, और इस तरह के अलग अलग तरह के एक्टिविस्ट पहले से हर देश में, हर उसमें सोसाइटी में उनको फंडिंग होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वे लोग जब ऊपर से आदेश आते हैं, मीडिया के लोग होते हैं उसमें, तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह के इवेंट्स और सेंटिमेंट्स। फिर कुछ लोग जिनके इंटरेस्ट सफ़र हुए हैं, जैसे इसमें सोशल मीडिया बैन से जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जिसकी रोजी यूट्यूब से चलती है, उसका काम यही है, जो डॉक्यूमेंट्री बनाता है। टूरिज्म इफेक्ट होता है सोशल मीडिया बैन करने से बहुत। नेपाल तो खड़ा ही सारा टूरिज्म पे है, और क्या पैदा करता है? तो रोजी रोटी का संकट जिनका हो गया वो जुड़ जाते हैं। फिर उनके पीछे नेक्स्ट एक लोट आता है जो इमोशनली अपने राष्ट्र से जुड़ा हुआ है, बेटर करना चाहता है चीज़ों को, वो त्रस्त है वर्स्ट हेल्थ, एजुकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सारी चीज़ों से वो त्रस्त है। वो अपने देश को बहुत अच्छा बनाना चाहता है, वो इमोशनली जुड़ा है। वे लोग जुड़ते हैं, जब वो आते हैं तो एक धीरे धीरे एक बड़ा लोट खड़ा हो जाता है, तब मूवमेंट खड़ा होता है। अब आप देखना, जब ये सारी टॉक चल रही है दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म करने की और ये सारी चीज़ें, तो कुछ ही लोग आएंगे जो सारे डिसीजन लेंगे। एकदम नाम नए नए कहाँ से आने लगे, इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो, इसको बना दो। जबकि कह रहे थे कि ये तो स्वतःस्फूर्त है, इसका कोई चेहरा नहीं है, इसका कोई लीडर नहीं है। तो अच्छा, और इसमें आपको क्या लगता है, क्या खाली चाइना इन्वॉल्व है? चाइना का तो टिकटॉक छूट गया था, लॉस किसका हुआ? यूट्यूब वालों का, गूगल का, फेसबुक का। वो ऐसे बैठ जाएंगे, मूवमेंट में रोल नहीं प्ले करेंगे। उन्होंने किया है। तो ये कॉरपोरेट्स की भी लड़ाई है। अब बाउंड्रीज टूट चुकी हैं इंटरनेट की वजह से, तो कॉरपोरेट्स अब साइबर वार है, ये साइबर वार की परिणति है ये। और आगे इस तरह के इवेंट्स और देखने, अभी फ्रांस में शुरू हो गया है कल से, ब्लॉक एवरीथिंग, सब कुछ बंद कर दो। और उनका तो इतिहास बहुत पुराना क्रांतियों का, जब क्रांति करते तो पूरी करते, संपूर्ण क्रांति फ्रांस करता है जब करता है। तो शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए। धन्यवाद महेंद्र जी। थैंक यू सो मच।